गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने जो टॉपिक कर रहे थे कल ओसिलेटोरिया के बारे में, ओसिलेटोरिया के बारे में अध्ययन किया कि ओसिलेटोरिया किस प्रकार की सवाल होती है। तो ओसिलेटोरिया होती है उसकी कहाँ पर ये प्राप्त होती है, इसमें किस प्रकार की गतियाँ पाई जाती है, कल अपने डिस्कस किया। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, फिर अपने आगे का टॉपिक आज लेकर चलते हैं। सबसे पहले आता है दोलन गति। तो ओसिलेटोरिया के तंतु के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि तंतु इसका तंतु लंबा या मुड़ा हुआ होता है। जैसे ये तंतु है, ये एक तंतु है बच्चों। तो इसके अंदर चार प्रकार की क्या होती है, गतियां पाई जाती है। चार प्रकार की गतियां पाई जाती है। तो पहला होता है दोलन गति। जिस प्रकार दीवार के ऊपर एक घड़ी लगी रहती है, उसके ऊपर एक पेंडुलम होता है जो इस प्रकार हिलता रहता है, पेंडुलम। उस प्रकार इसके अंदर एक गति पाई जाती है जिसे अपने बोलते हैं दोलन गति। दोलन गति इस प्रकार घड़ी के पेंडुलम की तरह इसमें गतियां पाई जाती है जो दोलन गति कहा जाता है, या उसे ओसिलेटिंग गति कहा जाता है। और ओसिलेटिंग गति के कारण ही इसका नाम ओसिलेटोरिया पड़ा। दूसरा आता है बच्चों उत्सर्जी गति। उत्सर्जी गति के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि उत्सर्जी गति एक स्प्रिंग की तरह होती है। इसके अंदर जो ये ट्राइकोम है, इसके अंदर एक स्प्रिंग की तरह कार्य करेगी ये गतियां, इस प्रकार स्प्रिंग की तरह। और ये ट्राइकोम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गति करता रहता है, इस प्रकार स्प्रिंग की तरह। इस प्रकार की गति को अपने क्या बोला था, उत्सर्जी गति। तीसरा आता है विसर्पी गति। विसर्पी गति में बच्चों क्या होता है कि इसका जो ट्राइकोम है, इसका जो ट्राइकोम इस प्रकार की गति करेगा। इसका ट्राइकोम इस प्रकार की गतियां करता रहता है। इस प्रकार की गति को अपने क्या कहते हैं, विसर्पी गति। विसर्पी तरह इसमें क्या होती है, गतियां पाई जाती है। एक बच्चों लास्ट घूर्णन गति के बारे में आपको मैंने बताया था। घूर्णन गति किस प्रकार की होती है। तो घूर्णन गति जो ये ट्राइकोम होता है, इस ट्राइकोम का जो स्वतंत्र सिरा होता है, एक सिरा तो इसका आधार भाग से जुड़ा रहता है और जो दूसरा सिरा होता है वो घूर्णन गति करता है, इस प्रकार या इस प्रकार, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज गतियां पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर ये घूर्णन गति कहा जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों अपने वर्दी के ऊपर आते हैं। वर्दी, वर्दी इसके अंदर किस प्रकार की होती है। ओसिलेटोरिया का तंतु क्या होता है, इसमें वर्दी होती है। और इसमें जो इंटरकैलेरी सेल होती है, जो ये सेल होती है इंटरकैलेरी सेल, इस प्रकार की ये सेल होती है। इस सेल के अंदर क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं।
अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं इंटरकलेरी सेल के अंदर। और इन सेल के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होने के कारण, जैसे ये ट्राइकोम है, इसके अंदर विभाजन होगा, इस सेल के अंदर विभाजन होगा, इस सेल में डिवीजन होता है, तो इसकी क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। अब अपने आते हैं जनन के बारे में। तो बच्चों, ओसिलेटोरिया में सिर्फ सरल कायिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है। तो इसमें कौन सा जनन पाया जाता है बच्चों, सिर्फ सरल कायिक जनन। तो इसमें कौन सा जनन, सरल कायिक जनन पहला होता है इसमें विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि पहला, इसके अंदर सरल कायिक जनन होगा, विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। और विखंडन विधि के नाम से ही स्पष्ट है ये कि ये ट्राइकोम का विखंडन हो जाना। ठीक बच्चों, तो किसी दुर्घटनावश ट्राइकोम दो या दो से अधिक स्थानों पर टूट जाता है, तो क्या होता है, प्रत्येक ट्राइकोम वृद्धि करके एक नया ट्राइकोम बनाता है। ठीक, तो विखंडन विधि में क्या होता है, दुर्घटनावश ट्राइकोम दो या दो से अधिक भागों पर टूटना, दो या दो से अधिक भागों में टूटना। और ये जो दो या दो से अधिक भागों में टूटते हैं, तो प्रत्येक भाग में क्या होता है, जनन करने की क्षमता होती है, वृद्धि करने की क्षमता होती है, और ये बड़े होकर नया ट्राइकोम बना लेते हैं। नेक्स्ट आती है विखंडन विधि के द्वारा हार्मोगोनिया द्वारा। दूसरा कौन सा है, हार्मोगोनियम द्वारा। हार्मोगोनियम में बच्चों ऐसा होता है कि हार्मोगोनियम का निर्माण अनुकूल अवस्था में होता है। हार्मोगोनियम का क्या होता है, अनुकूल अवस्था में होता है। जब इसके ट्राइकोम टूटते हैं, तब इसका जीव द्रव्य म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाता है। जब ये ट्राइकोम टूटते हैं ना, तो इसका क्या होगा, ट्राइकोम टूटने से जो जीव द्रव्य बाहर निकलेगा वो क्या होगा, म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाएगा। और ये म्यूसिलेज के अंदर घिरी हुई अवस्था होती है, उसे क्या कहा जाता है, नेक्रीडिया कहा जाता है। क्या कहलाता है बच्चों, नेक्रीडिया। नेक्रीडिया कहा जाता है। और बाद में ये जो म्यूसिलेज फूलता है, पानी के अंदर म्यूसिलेज फूलता है, तो क्या होगा कि जो कमजोर तंतु होते हैं, ट्राइकोम होते हैं, वो टूट जाते हैं, और जिससे क्या होता है, हार्मोगोनिया का निर्माण होता है। और हार्मोगोनियम में क्या होता है, लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे क्या होगा, नए तंतुओं का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो हार्मोगोनियम में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले अनुकूल अवस्था में ये हार्मोगोनियम का निर्माण होगा। तो अनुकूल अवस्था में ट्राइकोम के टूटने से पहले
नेक्रीडिया का निर्माण होता है। निर्माण होता है। फिर नेक्रीडिया से नेक्रीडिया से हार्मोगोनियम का निर्माण होता है। निर्माण होता है। और हार्मोगोनियम में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होने से किसका निर्माण होगा? नए तंतु का निर्माण होगा। फिर हार्मोगोनियम में अनुप्रस्थ विभाजन से नए ट्राइकोम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसमें सिर्फ दो ही जनन पाए जाते हैं, विखंडन विधि के द्वारा और हार्मोगोनियम के द्वारा। तो विखंडन विधि में तो क्या है, डायरेक्ट किसी दुर्घटनावश ट्राइकोम एक या एक से दो या दो से अधिक स्थानों पर टूट जाता है, तो प्रत्येक ट्राइकोम की जो भाग होता है वो नया तंतु बना लेता है, नया ट्राइकोम बना लेता है। और हार्मोगोनियम विधि में क्या होता है, ये सिर्फ अनुकूल अवस्था में होती है, जब जल के अंदर भोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तब क्या होता है, हार्मोगोनियम के ये तंतुओं के टूटने से क्या होता है, उसका जीव द्रव्य निकल जाता है बाहर, और जीव द्रव्य फिर किस में, म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाएगा। और म्यूसिलेज के अंदर जो घिरी हुई अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, नेक्रीडिया कहा जाता है। फिर क्या होता है, कुछ समय पश्चात ये म्यूसिलेज के फूलने से जो ट्राइकोम होता है उसके अंदर विखंडन शुरू हो जाता है, ये टूट जाते हैं, और टूटने पर क्या होते हैं, हार्मोगोनियम का निर्माण होता है। और हार्मोगोनियम में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते रहते हैं जिससे नए ट्राइकोम का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ दो ही प्रकार के कायिक जनन पाए जाते हैं, विखंडन और हार्मोगोनियम के द्वारा। तीसरा जनन नहीं पाया जाता, न अलैंगिक जनन पाया जाता है और न ही लैंगिक जनन पाया जाता है। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है। अब आते हैं बच्चों आर्थिक महत्व के ऊपर। इसका आर्थिक महत्व किस प्रकार का होता है? तो इसके आर्थिक महत्व में पहले सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये परोक्ष रूप से खाद्य स्रोत है, परोक्ष रूप से खाद्य के स्रोत है, और प्राथमिक उत्पादक के रूप में ये जल में कार्य करते हैं। तो ये जल के अंदर क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और ये जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो क्या होती है, इसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो परोक्ष रूप से ये खाद्य के स्रोत होते हैं, और छोटी मछलियों के द्वारा इनको खाया जाता है, और छोटी मछलियों के ऊपर बड़ी मछलियां डिपेंड रहती है, इसलिए बड़ी मछलियां उनको खाती है, छोटी मछलियों को, फिर उनसे बड़ी मछलियां उनको खा जाती है। इस प्रकार ये एक फूड चेन बनती है। तो फूड चेन का जो सबसे पहले जो आधार भाग है वो सबसे पहले ओसिलेटोरिया होता है, ये परोक्ष रूप से खाद्य स्रोत है। ठीक बच्चों, दूसरा होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करके जलीय वातावरण को स्वच्छ करना। ये जल के अंदर ही पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो तालाबों में, नदियों में ये ओसिलेटोरिया पाई जाती है। तो उसके अंदर क्या होती है, ये लगातार ऑक्सीजन रिलीज करती रहती है, और ऑक्सीजन रिलीज करने के कारण जल ये वातावरण होता है वो शुद्ध बना रहता है, और जल के अंदर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको ऑक्सीजन प्रदान करने की कार्य करते हैं। तो दूसरा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करना, और जो जल के अंदर जो ओसिलेटोरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और जो जलीय वातावरण के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं जैसे मछलियां वगैरह, तो ये क्या होती है, ऑक्सीजन इनके लिए फायदा पहुंचाती है, तथा जलीय वातावरण भी शुद्ध बना रहता है।
चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अपने धान के खेतों में, चावल के खेतों में ये क्या होते हैं, ओसिलेटोरिया बहुत बहुत संख्या में पाए जाते हैं, जिसका कार्य होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। वो पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य हो गया। कुछ जातियां होती है ऐसी जो धान के खेतों में पाई जाती है। एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है ओसिलेटोरिया का, कि ये जल को प्रदूषित भी कर देती है। कुछ जातियां ओसिलेटोरिया की होती है जो जल को प्रदूषित प्रदूषित भी करती है। अब आते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल के बारे में, इसके जीवन चक्र के बारे में। ओसिलेटोरिया जीवन चक्र, तो मैंने पहले भी बताया आपको, इसके अंदर सिर्फ दो ही प्रकार के जनन पाए जाते हैं, विखंडन विधि के द्वारा। विखंडन विधि के द्वारा, ठीक बच्चों, हार्मोगोनियम द्वारा, हार्मोगोनियम द्वारा। हार्मोगोनियम क्या होता है? हार्मोगोनियम ओसिलेटोरिया के अंदर बदल जाता है। तो इसमें ज्यादा नहीं पाए जाते जनन विखंडन विधि के द्वारा, हार्मोगोनियम के द्वारा। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हार्मोगोनियम का निर्माण होगा, नेक्रेडिया का निर्माण होगा, नेक्रेडिया से नई तंतु का निर्माण होगा। ठीक बच्चों, आज अपने ओसिलेटोरिया के बारे में पढ़ा, कल नया टॉपिक उडोगोनिया करेंगे। ठीक, ओके।